हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी, आपकी टीचर एज वेल एज योर फ्रेंड, आज ज्ञान अचीवर चैनल पर प्रेजेंट हूँ अकाउंटेंसी की क्लास को लेकर। तो बच्चे, आज हम कर रहे हैं व्हाट इज अकाउंटेंसी। आई होप आपने लास्ट क्लास को प्रॉपर रिवाइज किया होगा, बिकॉज अगर आपको अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का मीनिंग नहीं मालूम है तो आपको ये क्लास नहीं समझ आएगी। तो प्लीज पहले लास्ट क्लास को रिवाइज कीजिए और उसके बाद ही हम इस क्लास पर रीड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है व्हाट इज अकाउंटेंसी। Accountancy deals with rules and recording transactions of goods, classifying them, summarizing and presenting information। कि आप अकाउंटेंसी के अंदर वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस जो कि ट्रांजेक्शन्स को बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग के काम के लिए आते हैं, या आप पोस्टिंग कर रहे हो और प्रेजेंट कर रहे हो इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टीज को, तो वो सब वर्क अकाउंटेंसी में आएगा। मैं फिर बोलती हूँ कि ये हमने अकाउंटेंसी को बहुत डीपली स्टडी किया है लास्ट क्लास के अंदर। अगर आपको वो रिवाइज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ उस लिंक से कनेक्ट होकर हमारे डायरेक्ट इस क्लास पर पहुंच सकते हैं अकाउंटेंसी की। तो समझ आ गया आपको कि अकाउंटेंसी जो है वो डील करती है सब रूल्स रेगुलेशन से, उसको हमने अकाउंटेंसी का नाम दे दिया। अब हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बच्चे, जो ये बिल्कुल स्मॉल सा पार्ट है इसको हमने बुक कीपिंग का नेम दे दिया है। अब बुक कीपिंग भी हमने लास्ट क्लास के अंदर किया है, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे एंट्रीज करते हैं जर्नल में, लेजर्स में, उसको हम बुक कीपिंग दे देते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट वन है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग से हाई है बट अकाउंटेंसी से लो है। तो जो ये पार्ट आप डील कर रहे हो, जो इस पार्ट की स्टडी कर रहे हो, वो क्या हो गया हमारा अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट वन पूरा जो हाई लेवल पे है वो अकाउंटेंसी है। इजी है कि अकाउंटेंसी में सारे के सारे रूल्स प्रिंसिपल्स हैं, तो वो रूल्स प्रिंसिपल्स के बेस पे ही बुक कीपिंग वर्क करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग भी वर्क करेगा। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है वो एक अकाउंटेंसी का पार्ट है। बोल सकती हूँ ना मैं ये कि अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। यस, आई एम राइट। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में रिलेशनशिप आ जाता है कि बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट वन है अब टाइप्स क्या है अकाउंटिंग, या आप टाइप्स बोल सकते हैं या आप ब्रांचेस भी बोल सकते हैं अकाउंट्स। तो बच्चे, अकाउंटिंग की टाइप्स में फर्स्ट वन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो अभी तक हम जितना भी स्टडी किया है हमने, वो सारे का सारा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब की बात कर लेते हैं। तो बच्चे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि आपके बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन को जो प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज को करते हैं, उसके बाद लेजर्स को क्लासिफाई करते हैं। लेजर्स के अंदर ट्रायल बैलेंस देखते हैं एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। तो ये हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, तो वही सेम चीज़ है कि फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करते हैं। अब नेक्स्ट वन है कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चे, ये ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। ये टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर करना है तो उसके अंदर आपके प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट क्या है, और आपके सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए,
और अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी एंटिसिपेटेड कॉस्ट से ओवर आ रही है तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, वो सब चीज़ें हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। दोबारा बताती हूँ, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना है, पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करना है, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है उनके लिए यूज होता है। और एंटिसिपेटेड कॉस्ट मीन्स जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जो आपने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि मेरे 5000 यूनिट्स के लिए आपकी कॉस्ट आ जाएगी 5 लाख, तो ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल गई है। अब एक्चुअल में आपकी क्या कॉस्ट आती है, एक्चुअल में मान लीजिए आपकी कॉस्ट आएगी 5,60,000, तो 60,000 जो है वो हायर है, ओवर वैल्यूड हो गया ना, तो उस कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, कंट्रोल कैसे करना है, वो सब एक्टिविटीज हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। सो इजी। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चे नेम से ही पता चल रहा है कि ये मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल है। ये जो भी इंटरनल रिपोर्टिंग करते हैं सारे के सारे मैनेजर्स को, मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल पार्ट है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का वो भी एक बिजनेस का इंटरनल पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर आप किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज करो, किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो भी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा। साथ के साथ मैनेजर्स जो हैं वो प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, उसको कैसे अचीव किया जाए, उससे रिलेटेड डिसीजन भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से लेते हैं। नेक्स्ट वन है, इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं बजटरी कंट्रोल। बजट से रिलेटेड जो आप बनाते हो स्टेटमेंट्स, उसको हम बजटरी कंट्रोल, रेशो एनालिसिस, आपके पास आगे क्लास में हम आगे करेंगे। रेशो एनालिसिस चैप्टर है जिसके अंदर कैश, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, बहुत सारी रेशोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, तो वो सब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक इसका ब्रीफ में स्टडी कर देते शॉर्ट फॉर्म में, रेशो एनालिसिस। नेक्स्ट वन है कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है बच्चा जो कैश पोजीशन को चेक करने के लिए यूज होता है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा हेडिंग से ही समझा रही हूँ। ये सब चैप्टर्स हम वन बाय वन आगे क्लासेस के अंदर करेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके बजटरी कंट्रोल के, सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। बजटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है डिसीजन गेट के लिए। नेक्स्ट वन है टैक्स अकाउंटिंग। नेम से ही पता चल रहा है, टैक्स डिपार्टमेंट जो अकाउंट्स को मेंटेन करता है, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। ये टैक्स यूजफुल फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए यूजफुल होता है। कोई भी इनकम टैक्स की असेसमेंट करनी है, आप सिंपल लैंग्वेज में ये देख लीजिए कि इनकम टैक्स कितना बनता है हमारा, असेसमेंट। आगे टैक्स का एक टर्मिनोलॉजी है, वो अभी आपको नहीं समझ आएगी। तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स को आप मेंटेन करते हो वो सब आ जाते हैं हमारे टैक्स अकाउंटिंग के अंदर। आ गया समझ आपको। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये बच्चे यूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या एक्सप्लेन करती है कि रूल्स क्या होंगे बजट को प्रिपेयर करने के लिए, या आप ये बोल दीजिए रिजर्व फंड, कंटिजेंसी फंड, इन सब फंड्स के लिए भी गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है। स्टूडेंट्स ये डिफरेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, लाइक ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है बट डिफरेंट होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गवर्नमेंट बनाती है ना अकाउंट्स को, बनते वही सेम चीज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन जो प्रोसेस करती है रिकॉर्डिंग की, मैनेजमेंट करती है सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, वो किसके द्वारा की जाती है? बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसको हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग का नेम दे देते हैं। इसके अंदर भी कितना गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, कितनी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो सब आप गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन करते हैं। साथ के साथ ये
आप गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर बजट दिया, जैसे हम देखते हैं हमारा फाइनेंशियल बजट आता है फैब मार्च के अंदर, तो उस बजट में गवर्नमेंट बताती है कि हमने रोड पे इतना, रोड के लिए इतना एक्सपेंडिचर किया, एजुकेशन के लिए इतना किया है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे इतना करेंगे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये सब क्या बना दिए उन्होंने, एक स्टैंडर्ड बजट बना दिए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए इन बजट्स के अकॉर्डिंग जो हम वर्किंग करते हैं, जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो सब किसके अकॉर्डिंग होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर। जो आपने बजट मेंटेन किया है उस बजट से ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। जैसे मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर दिया है 5000 रुपया लगा दिया है बजट का, गवर्नमेंट ने कहा कि 5000 लगेंगे, तो हम इस तरह से उस बजट के अकॉर्डिंग वर्किंग करेगा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है कि 5000 से ऊपर का वो बजट ना जाए। ठीक है, तो एक हमें एम दे दिया जाता है, उस एम को हमने फॉलो करना होता है, तो वो एम जो प्रिपेयर किया जाता है वो भी गवर्नमेंट अकाउंटिंग से प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट वन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आप वही है कि कंसर्न करते हो, कि आइडेंटिफाइंग करते हो, मेजर करते हो और कम्युनिकेट करते हो टू कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी, कि किसी भी बिजनेस का कितना कंट्रीब्यूशन है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो वो आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर। और बच्चे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक अभी न्यू ब्रांच है अकाउंटिंग की। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपने कभी देखा होगा क्लासमेट की नोटबुक्स जो हैं उस बुक्स के अंदर लिखा होता है लास्ट में, आप देखना कि 1 रुपी जो है वो पावर्टी फंड के लिए जाएगा, गरीब बच्चों की स्टडी के लिए जाएगा। तो वो चीज़ क्या है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। ठीक है, कुछ कंपनीज जो हैं वो स्कूल ओपन करवाती है, ये भी स्कूल जो ओपन करवा रही हैं वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आता है। मेन कि बिजनेस सोसाइटी के प्रति क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, क्या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है, ओवर प्राइस तो चार्ज नहीं कर रही है प्रोडक्ट का, ड्यूरेबल गुड्स दे रही है, कितना एनवायरनमेंट को क्लीनिंग का वर्क कर रही है। ओके, हम देखते हैं ना कि आज पर्टिकुलर कंपनी ने वहाँ की क्लीनिंग की है, यमुना की क्लीनिंग के लिए वो फंड कंट्रीब्यूट किया है, तो ये जो फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं ये एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के ही पार्ट है। तो बच्चे ये वही है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वगैरह जो प्रोवाइड करवाना है वो भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ही ले लेते हैं। आगे आपको समझ कि अकाउंटिंग के क्या क्या पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, अब हम यूजर्स करते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन यूजर हैं। नेक्स्ट वन अब हम कर रहे हैं कि यूजर्स कौन है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से यूजर्स हैं, लेकिन एक बार हम डीपली फिर से स्टडी करवा रही हूँ मैं। फर्स्ट वन है यूजर्स, टू टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर, सेकंड वन है एक्सटर्नल यूजर। तो बच्चे जो इंटरनल यूजर्स हैं वो कौन है, फर्स्ट वन है ऑनर्स। ऑनर्स कौन होते हैं, जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा जिसका है ऑब्वियसली, तो वो ये देखना चाहता है कि जो उसने फंड्स लगाए हैं क्या वो फंड्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो वो भी हम अकाउंट्स की हेल्प से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक ऑनर चेक कर सकता है। सेकंड वन है मैनेजर्स। मैनेजर को हम क्यों अपॉइंट करते हैं, कि वो आगे के लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले सके, कि अगर अकाउंट से रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ही वो चेक कर पाएगा ना कि क्या उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही है या नहीं है, क्या हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो एटिकेट हैं, अगर नहीं है तो कौन सी पॉलिसीज वो न्यू पॉलिसीज बनाए, कौन सी पॉलिसी को अप्लाई करे, कौन सी पॉलिसीज को हम वो कंट्रोल में करें। तो जो कंट्रोलिंग का एक्टिविटी है वो सब भी मैनेजर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो सिंपल। नेक्स्ट वन है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में फर्स्ट वन है हमारा इन्वेस्टर्स।
इन्वेस्टर वो होता है जिसने अपनी कैपिटल आपके बिजनेस के अंदर लगा रखी है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही उसको पता चलता है कि एक बिजनेस में जिसमें उसने पैसा लगा रखा है उसमें वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है एज ए शेयर उसको सेल करे या उसको वहीं पे स्टेबल रखे। तो रिस्क को चेक करने के लिए एक इन्वेस्टर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को गेट करना चाहता है कि और उसको कितना डिविडेंड मिल पाएगा। तो वो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की हेल्प से ही मिलती है एक इन्वेस्टर को। नेक्स्ट वन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जो आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी को, लिक्विडिटी को, क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, क्योंकि इसी की हेल्प से, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ पैसा दिया है, मनी पे की है, तो वो ये तो देखेंगे ना कि मनी प्रॉपर वो कल को पे कर पाएंगे या नहीं फ्यूचर के अंदर। ठीक है। अब जैसे माल्यास का ले लीजिए आप, किंगफिशर माल्यास का, उन्होंने बहुत सारा अमाउंट ले रखा था लोगों से, लेकिन उनके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल नहीं थी। तो इस वजह से वो अपने क्रेडिटर्स का ड्यू जो है वो पे नहीं कर पाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही ले सकते हैं। तो क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गेट करना चाहेंगे। नेक्स्ट वन है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज वो होते हैं चाहे वो टॉप लेवल के हो, मिडल के हो या लो लेवल के हो, आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है उनको हम एम्प्लॉयज बोल देते हैं। तो एम्प्लॉयज ये देखना चाहेंगे कि क्या वो अपनी सैलरी को इंक्रीमेंट करने की डिमांड कर सकते हैं, क्या उनको प्रॉपर बोनस मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए भी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना चाहेंगे। अगर हमारे अकाउंट में इंफॉर्मेशन उनकी फेवर में है तो फिर वो ऑब्वियसली डिमांड करेंगे कि हमारी वेजेस को, हमारी सैलरी को इंक्रीमेंट किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स लिवाई करती है आप पर, आपके बिजनेस पर। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, उसके बेस पे ही वो टैक्स लाइबिलिटी को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट वन है कि क्या आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही है और क्या रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स बने हैं। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए भी गवर्नमेंट आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड रखते हैं। आपके जो सर्विस टैक्स हैं, आपका इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, तो वो सब भी गवर्नमेंट चेक करती है आपके अकाउंट्स को, उसके बेस पे ही ये सब टैक्स को वो अप्लाई करती है। नेक्स्ट वन है रिसर्च स्कॉलर्स। बच्चे रिसर्च स्कॉलर्स वो होते हैं जो किसी बिजनेस में रिसर्च करते हैं, किसी बिजनेस के पर्टिकुलर थिंग पे। जैसे मान लीजिए मैंने एमफिल के अंदर म्यूचुअल फंड पे रिसर्च किया था, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में मैंने पूरी की पूरी रिसर्च की, तो वो किसकी हेल्प से होगी? मैं कंपनी तो अब बहुत सारी कंपनीज के अंदर थोड़ी ना जा सकती हूँ। उन्होंने जो डाटा पब्लिश किया हुआ है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने पब्लिश की हुई है, उसके बेस पे ही मैंने म्यूचुअल फंड पे रिसर्च की थी। तो इसी तरह से जो स्टूडेंट्स पीएचडी में रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कोई शेयर मार्केट पे रिसर्च कर रहा है, कोई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो उसके लिए भी रिसर्च स्कॉलर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। तभी वो किसी टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो रिसर्च कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है हमारा बैंक्स। आपको पता है कि बैंक्स किसी भी बिजनेस की या कोई भी एंटिटी की ग्रोथ के लिए हमें फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन बैंक्स को भी एक मन में होता है, टेंशन है कि क्या ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो हमारी अमाउंट को पे कर पाएगा या नहीं, क्या वो टाइम पे टैक्स पे कर पाएगा या नहीं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए भी एक बैंक जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे ही वो आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाते हैं कि क्या आप इतने कैपेबल हो, क्या आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है कि आप टाइम पे पूरी की पूरी पेमेंट कर दोगे। आ गई समझ? तो ये हमारे थे एक्सटर्नल यूजर्स। टू टाइप के यूजर्स थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नाउ वी आर स्टडी फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल है, हम बहुत बार कर चुके हैं। फंक्शंस के अंदर टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यस।
एक बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम फर्स्ट वन क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को लेते हैं, उसके बाद जर्नल बनता है हमारा, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो बच्चे ये क्या है, सिस्टमेटिकली आप किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। नेक्स्ट वन है टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। यस, किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में कोई भी बिजनेस अपना फाइनेंशियल पोजीशन, या आप ये कह सकते हैं कि अपना रिजल्ट देखना चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही हेल्प से जान सकते हैं। तो इन्होंने प्रॉफिट और लॉस के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जान सकते हो। नेक्स्ट वन है टू डिस्क्लोज ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है हमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है कि आपकी कितनी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल। तो ये सब चीजें जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की नीड है या अकाउंटिंग की जरूरत है। नेक्स्ट वन है टू डेपिक्ट लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन की कितनी जल्दी आप हार्ड कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास कितना हार्ड कैश है, तो वो चीज को देखने के लिए भी आपको अकाउंटिंग की नीड है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं कि हमारे पास इतना कैश, हार्ड कैश रखा हुआ है, और कितनी जल्दी हम पर्टिकुलर किसी एसेट को कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज भी हमारी लिक्विडिटी पोजीशन को शो करती है। नेक्स्ट वन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं वो भी अकाउंट्स की नीड रखते हैं। अभी हमने इनमें यही स्टडी किया ना वन बाय वन कि इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो वही सेम पॉइंट आ गया, इसलिए भी हम अकाउंट्स को यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज टू प्रोवाइड बेस फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स अमाउंट। यस, एक पर्टिकुलर ईयर के एंड में जब हम टैक्स निकालते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा कितना प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, हमें फाइनेंशियल पोजीशन से। तो हम उसके बेस पे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो बच्चे आप ये सारी क्लास को रिवाइज कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।